नमस्कार। मन की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है वृद्धा आश्रम से वापसी। आज सुबह श्याम बाबू को अपनी छड़ी ढूंढने में भी दिक्कत हो रही थी। धीरे धीरे उनकी आंखों का धुंधलापन अब स्थायी होने लगा था। सामने अगर कोई खड़ा भी हो तो उनकी आंखों में सिर्फ परछाइयां झिलमिलाती थी। उन्हें अब लोगों की पहचान उनके चलने के अंदाज और आवाज से करनी पड़ रही थी। इसी वजह से आज उन्हें अपनी छड़ी ढूंढने में इतनी दिक्कत हो रही थी। जब उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने बहू सीमा को आवाज लगाई, बहू, मेरी आंखों से छड़ी दिख नहीं रही है मुझे, तुमने कहीं देखी हो तो बताना। इस पर उनकी बहू सीमा झल्लाकर बोली, काम क्या पहले से कम थे जो अब आपने छड़ी को ढूंढने का काम भी मेरे लिए रख दिया है। अरे, जब छड़ी के बिना चला तक नहीं जाता तो फिर छड़ी को कहीं भी रख कर भूल क्यों जाते हो आप? श्याम बाबू कुछ कह नहीं पाए, बस धीरे धीरे जमीन टटोलते हुए बरामदे में आकर बैठ गए। मन ही मन बुदबुदाए, हे राम, ये अंधेरा अब शायद मुझे ले डूबेगा। दरअसल श्याम बाबू की आंखों की रोशनी धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही थी। अमित भी उन्हें एक बार शहर के बड़े नेत्र चिकित्सक के पास ले गया था, लेकिन वहां डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, श्याम बाबू, आपके रेटिना में गंभीर क्षति हो चुकी है। अब आपकी दृष्टि लौटना बहुत ही मुश्किल है। ऑपरेशन का रिस्क भी बहुत बड़ा है और सफलता की संभावना कम है। अमित ने डॉक्टर की बात सुनी और उनके केबिन से बाहर आ गया। पीछे पीछे श्याम बाबू भी आ गए। अमित झुंझलाते हुए बोला, ऑपरेशन करने के बाद भी फायदा नहीं होगा तो क्यों करवाना है ऑपरेशन? श्याम बाबू चुप थे। उन्हें बेटे के शब्दों की गूंज दिल में चुभ रही थी। अब अंधकार में रहना ही उनकी किस्मत थी। धीरे धीरे घर का वातावरण भी उनके लिए बोझिल होता जा रहा था। बहू सीमा भी अब खुलकर बोलने लगी थी, आपका क्या काम है अब यहाँ? देख नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, अब तो बस सेवा कराओ, खाओ और सो जाओ आप। बस यही काम रह गया है आपका। श्याम बाबू अपनी चरपाई पर बैठे शांत मन से सब सुनते। भीतर कहीं बहुत कुछ टूट चुका था, लेकिन शब्दों में वो टूटन कभी बाहर नहीं आती थी। श्यामलाल जी की पत्नी सुशीला जी का निधन 2 वर्ष पूर्व हो गया था। उस दिन से जैसे उनके जीवन का रंग भी उतर गया था। सुशीला जी कोई असाधारण स्त्री नहीं थी। साधारण सी धोती पहनने वाली, सिर पर पल्ला रखने वाली, लेकिन दिल में सबके लिए ममता रखने वाली महिला थी सुशीला जी। श्याम बाबू के लिए उनके बिना सब असाधारण सा हो गया था। हर चीज अधूरी, हर कोना सूना था। श्यामलाल जी सुबह उठते तो सबसे पहले उनको ही ढूंढते। चाय बनी, वो पूछते थे और सुशीला जी बिना जवाब दिए प्याली उनके हाथ में रख देती थी। अब वही चाय कोई और देता है, पर स्वाद में वो आत्मीयता नहीं जो सुशीला जी के हाथों में थी। श्याम बाबू अक्सर सुशीला जी की तस्वीर के सामने बैठ जाते और तस्वीर को छूते हुए कहते, सुनो, अब घर में कोई नहीं समझता मुझे। अमित भी बदल गया है। सुशीला जी को याद करते हुए आंसुओं की 2 बूंद उनके गालों में लुढ़क आती। पूजा घर में अब भी सुशीला जी के हाथों से गूंधी हुई तुलसी की माला रखी थी। उनकी सिलाई मशीन जो अब बंद पड़ी थी, जैसे इंतजार कर रही हो कि कभी फिर वो हाथ उसे छूने को आएंगे। श्याम बाबू की आंखों में भले ही रोशनी ना रही हो, लेकिन दिल में सुशीला जी की छवि वैसी ही साफ थी, मुस्कुराती हुई, उनका ख्याल रखती हुई। रात में कभी कभी जब सब सो जाते तो वे उनकी साड़ी का एक कोना ढूंढते जो अब बस उनकी यादों में बचा था। तुम होती तो ये सब नहीं होता। ये सब उनके होठों पर हर रोज आने लगे थे और फिर एक आंसू उनकी आंखों से निकलता जिसे कोई नहीं देख सकता था।
लेकिन सुशीला जी होती तो जरूर उनके आंसू पहुंच देती। श्यामलाल जी और सुशीला जी की दो संतानें थी, एक बेटा अमित और एक बेटी रिया। अमित बड़ा था और रिया उससे 2 साल छोटी। दोनों बच्चों की परवरिश में श्याम बाबू और सुशीला जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक की तनख्वाह बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन उन्होंने हर पैसे को बचाकर बच्चों के भविष्य की नींव रखी। गांव की जमीन बेचकर शहर में जमीन ली और मकान बनाया। गर्मी की छुट्टियों में जब बाकी बच्चे ट्यूशन जाते, तब श्याम बाबू खुद अमित और रिया को पढ़ाते। रात को दिए की रोशनी में बैठकर बच्चों के नोट्स तैयार करते और सुशीला जी चुपचाप रसोई में बैठकर बच्चों के लिए टिफिन बनाती, ताकि सुबह स्कूल भूखे न जाएं। अमित शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। उसने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया था। श्याम बाबू की आंखों में उस दिन गर्व के आंसू थे। रिया थोड़ी शांत और भावुक थी, लेकिन उसमें मेहनत करने की अद्भुत लगन थी। उसने बीए तक की पढ़ाई गांव के ही कॉलेज से की और फिर बीएड किया। उसकी इच्छा थी कि वह भी एक दिन अपने पिता की तरह शिक्षक बने। अमित को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया। यह आसान नहीं था। सुशीला जी ने अपनी चूड़ियां बेच दी और श्याम बाबू ने अपनी तनख्वाह से लोन ले लिया था। रिया की शादी एक साधारण लेकिन समझदार युवक रवि से कर दी गई, जो एक छोटे शहर में न्यायिक सेवा में कार्यरत था। श्याम बाबू और सुशीला जी ने उसके विवाह में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। समाज में इज्जत बनी रहे, इसलिए उधार तक ले लिया था। जब अमित की नौकरी लगी तो सबको लगा अब श्याम बाबू को आराम मिलेगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। पहले सुशीला जी का अचानक चले जाना और अब श्याम बाबू के आंखों की रोशनी भी उनका साथ छोड़ रही थी। अब अमित ने धीरे धीरे घर के दस्तावेजों पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। वह जब भी ऑफिस से लौटता, उसके हाथ में कोई ना कोई फाइल या फॉर्म होता। उसकी आंखों में अब बेटे वाली मासूमियत नहीं होती, बल्कि एक चालाक सौदागर की चमक थी, जो किसी सौदे को अंतिम रूप देने की तैयारी में हो। उस दिन दोपहर के वक्त जब श्याम बाबू बरामदे में बैठे धूप सेक रहे थे, अमित उनके पास आया। आवाज में मिठास थी, लेकिन चाल में जल्दबाजी। बाबूजी, जरा इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। बैंक का जरूरी काम है, कुछ नए नियम आए हैं। श्याम बाबू ने धीरे से सिर उठाया। कौन से पेपर्स हैं बेटा ये? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। अमित ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, बैंक में वृद्ध पेंशन के लिए संपत्ति के प्रमाण पत्र लगते हैं। बस औपचारिकता है, कुछ साइन भर करने हैं आपने, फिर आपकी वृद्ध पेंशन लग जाएगी। आप चिंता ना करें, मैं सब देख लूंगा, आप बस साइन कर दीजिए। श्याम बाबू चुप हो गए। उनकी आंखें तो पहले ही जवाब दे चुकी थी, लेकिन अब दिमाग भी लड़खड़ाने लगा था। एक ओर बेटे का भरोसा, दूसरी ओर मन की गहराइयों में उठती आशंका। फिर भी उस अंधेपन में एक चीज बची थी, और वो थी भरोसा। बेटा, अब मैं देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। श्याम बाबू की आवाज भर आई। अमित तुरंत बोल पड़ा, आप साइन तो कर सकते हैं ना बाबूजी, इतनी सी बात है, मैं कुछ गलत थोड़ी ना करूंगा आपके साथ। श्याम बाबू ने अपनी छड़ी एक ओर रखी, कांपते हाथों से कलम उठाई। उस कलम में स्याही कम थी, लेकिन बेटे पर विश्वास भरपूर था। कहाँ करना है साइन? उन्होंने पूछा। यहाँ और यहाँ भी। अमित ने उनके हाथ को पकड़कर जगह जगह दस्तखत करवाए। हर दस्तखत एक रिश्ते की नींव हिला रहा था। जिस कागज पर स्याही उतर रही थी, उसमें सिर्फ अक्षर नहीं थे, उसमें छिपा था एक पिता का सब कुछ। उसका मकान, उसकी पुश्तैनी जमीन,
उसका सम्मान और उसका भविष्य। श्याम बाबू ने आखिरी साइन किया और कलम मेज पर रख दी। थोड़ी दूरी पर खड़ी सीमा के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे आज उसने कोई जंग जीत ली हो। अमित ने वो फाइल ऐसे समेटी जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसी मछली को पकड़ता है। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अब वह इस घर का मालिक था और एक पिता अपने ही घर के दस्तावेज से बेदखल हो गए थे। लेकिन श्याम बाबू उस सब से अनजान थे। उन्होंने बस अपने दिल को तसल्ली दी, बेटा है, अपना ही है, कभी गलत नहीं करेगा। पर किसे पता था कि जिस बेटे को उन्होंने कभी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वही आज उन्हें अंधेरे की गर्त में धकेलने वाला है। अब हर वो चीज, जैसे जमीन, जायदाद, मकान, हर वो चीज जिस पर कभी सुशीला देवी और श्याम बाबू का नाम लिखा था, अब सिर्फ और सिर्फ अमित कुमार के नाम थी। अमित अब अपने ऊपर से आखिरी बोझ भी हटाना चाहता था, बूढ़े, अंधे और कमजोर पिता का बोझ। उसने एक दिन बड़ी कोमलता से कहा, बाबूजी, आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह देखी है। वहां डॉक्टर हैं, देखभाल करने वाले लोग हैं, और वहां आप अकेले नहीं रहेंगे, बहुत से और भी बुजुर्ग रहते हैं। श्याम बाबू ने कुछ पल खामोश रहकर पूछा, बेटा, क्या अब मेरा रहना यहाँ भारी लगने लगा है? अमित ने बनावटी मुस्कान ओढ़ते हुए उनका हाथ थामा। ऐसी कोई बात नहीं बाबूजी, मुझे तो सिर्फ आपकी सेहत का ख्याल है। आप घर में अकेले बोर हो जाते होंगे, इसलिए कह रहा हूं मैं। वहां आपके जैसे और भी बहुत से लोग रहते हैं। श्याम बाबू ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान आई, जो शायद उनकी आत्मा में उठती दरारों को ढकने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन सुबह घर में असामान्य शांति थी। शायद यह उस तूफान का संकेत थी जो अब श्याम लाल जी के जीवन में आने वाला था। लेकिन इसका कोई आभास उन्हें नहीं था। अमित ने खुद अपने हाथों से श्यामलाल जी का बैग पैक किया, उन्हें कार में बिठाया और गाड़ी चल दी। गाड़ी अब धीरे धीरे वृद्धा आश्रम की ओर बढ़ रही थी। बाहर की सड़कों पर चहल पहल थी, पर श्यामलाल जी के भीतर एक वीराना सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वे बगल की खिड़की से आती हवा को महसूस कर रहे थे, लेकिन आज ये हवा भी उन्हें बोझिल लग रही थी। दिल ने सब जान लिया था, बेटा वहीं ले जा रहा है, वृद्धा आश्रम। गाड़ी की हर आवाज, हर मोड़ उन्हें एक नई चोट दे रहा था। लेकिन वो कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे, सिर हल्का झुका हुआ और आंखें बंद, जैसे खुद को समझा रहे हों। शिकायत किससे करूं? बेटा ही तो है, वही जो कभी मेरी उंगली पकड़कर चलता था। अंदर से सब टूट चुका था, पर बाहर से वो अब भी शांत थे। शब्दों की जगह अब एक पिता की मौन स्वीकृति ने ले ली थी। गाड़ी वृद्धा आश्रम के सामने रुकी। श्याम बाबू को उतारते वक्त अमित ने उनका बैग पकड़ाया, उनके हाथ में छड़ी दी और कहा, अब आप आराम से रहिए, चिंता मत कीजिए, मैं आऊंगा मिलने आपसे। और अमित मुड़ गया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई किसी पुराने सामान को रखकर भूल जाता है। श्याम बाबू वृद्धा आश्रम के फाटक पर खड़े थे। आंखों में तो पहले ही अंधेरा था, पर उस दिन दिल में भी गहराई का कोई अंत नहीं था। तभी रिया की सहेली, जो वृद्धा आश्रम अपने जन्मदिन के दिन वहां आई हुई थी, उसने रिया के भाई और पिता को पहचान लिया। उसने बिना देर किए रिया को फोन किया। रिया उस वक्त घर में पूजा कर रही थी, माँ की तस्वीर के सामने दीपक रख रही थी। फोन की घंटी बजी और जैसे किसी तूफान ने उसकी शांत सुबह को हिला दिया। रिया, अमित भाई ने बाबूजी को वृद्धा आश्रम छोड़ दिया है, अकेले। रिया के पैरों तले
जैसे जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। था तो बस एक संकल्प। वो एक पल भी रुकी नहीं। राहुल से कुछ नहीं कहा, चप्पल भी अधूरी पहनी और निकल पड़ी भाई के घर की ओर। उसके दिल में आग थी, वो आग जो बेटी के भीतर तब सुलगती है जब कोई उसके माँ बाप का अपमान करता है। रिया की भाभी सीमा ने दरवाजा खोला। रिया बिना किसी भूमिका के सीधे बोली, भैया कहाँ हैं? अमित बाहर आया। उसके चेहरे की गंभीरता देख वह थोड़ा घबरा गया। रिया सामने आकर बोली, आपने बाबूजी को वृद्धा आश्रम भेज दिया, वो भी इस तरह, बिना कुछ कहे। अमित ने झेंपते हुए जवाब दिया, रिया, उनके लिए वही बेहतर है। अब वो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, कोई काम अब वो खुद नहीं कर सकते। वहां उनकी सेवा होगी। मैं पैसे तो दे रहा हूं वहां पर भी। रिया के सब्र का बांध टूट चुका था। सेवा? भैया, सेवा वो होती है जो प्रेम से की जाती है, जिम्मेदारी से निभाई जाती है, ना कि वो जिससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी वृद्धा आश्रम में पटक दिया जाए। उसने अपनी आंखों में आंसुओं को रोकते हुए कहा, वो बाबूजी जिन्होंने आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज उनके पास उनकी आंखें नहीं हैं, तो आपने उन्हें वहां अकेले इस तरह छोड़ दिया। अब जब उन्हें आपकी छांव की जरूरत थी और आपने उन्हें वहां छोड़ दिया जहां उनका कोई अपना नहीं। अमित की आंखें फैल चुकी थी। वो गुस्से में बोला, मुझे महान बनने का शौक नहीं है रिया। अगर तुम्हें बाबूजी का इतना ही बुरा लग रहा है तो ले जाओ उन्हें अपने साथ। मैं भी देखता हूं कब तक कर सकती हो तुम सेवा। रिया ने हाथ से आंसू पोंछे और बोली, हाँ, अब मेरी बारी है। अब बाबूजी अकेले नहीं हैं, अब बाबूजी मेरे साथ रहेंगे। रिया दौड़ती हुई वृद्धा आश्रम पहुंची। जैसे ही उसने बरामदे में बैठे श्याम बाबू को देखा, वो खुद को रोक नहीं सकी। बाबूजी, उसने कांपती आवाज में पुकारा। श्याम बाबू ने सिर घुमाया। रिया, तू आ गई। रिया दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, अब आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। अब मैं आपकी आंखें भी बनूंगी और आपकी दुनिया भी। श्याम बाबू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकता। रिया की आंखें भर आई। उसने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप उठी। बाबूजी, बोझ? आप बोझ नहीं, मेरी दुनिया है, मेरी सांस है। माँ के बाद अब आप ही तो हो। श्याम बाबू ने धीमे से उसकी हथेलियां थामी और बोले, रिया, मैं जानता हूं तू मुझे बहुत प्यार करती है, पर तेरे ससुर जी भी हैं, तेरे घर की जिम्मेदारियां हैं, और मैं अब थक गया हूं बेटा। अब किसी का हिस्सा बनने की हिम्मत नहीं बची मुझ में। उनकी आंखों से दो बूंद आंसू गिरे। वो आंसू नहीं थे, वो टूटी हुई आत्मा के आंसू थे, जिन्होंने अपनों से ही हार मान ली थी। रिया ने अपना सिर उनके पैरों से लगाया और फूट पड़ी। बाबूजी, अगर आप मुझ पर बोझ हो भी गए होते तो भी मैं उठाती, क्योंकि आपने मुझे कभी बोझ नहीं समझा। जब मैं बच्ची थी, आपने आधी रात तक मेरा बुखार सहा, स्कूल में फीस नहीं थी तो खुद भूखे रहे, और आज आज आप कह रहे हैं कि आप बोझ हैं। श्याम बाबू की पलकों से एक गीला मौन रिसा। मैं बस नहीं चाहता कि अमित के जैसे तू भी किसी दिन थक जाए मुझसे। अब मेरे पास ना घर है, ना गांव की जमीन बची है। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है बेटा। रिया ने उनका चेहरा थाम लिया। अगर थक भी गई तो आप ही की गोद में सो जाऊंगी, लेकिन जीते जी आपको इस अकेलेपन में नहीं छोड़ सकती बाबूजी। आपकी बेटी हूं, और बेटी कभी पिता को बोझ नहीं समझती। जमीन जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका मेरे साथ होने ही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी बाबूजी। आपने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है,
अपने पैरों में खड़ा किया है मुझे। आपकी बेटी में इतनी हिम्मत है कि आपको अपने साथ रख सके। इस दृश्य ने वृद्धा आश्रम के हर दीवार को नम कर दिया था। सेवक खड़े थे, बाकी वृद्धों की आंखें भी नम थी, क्योंकि उस पल उन्होंने एक बेटी में मां देखी, बहन देखी और एक जीवन देख लिया था। कुछ ही पल में वृद्धा आश्रम के स्टाफ के सामने रिया ने अपना फैसला स्पष्ट कर दिया। मैं अपने बाबूजी को यहाँ नहीं रहने दूंगी। वो मेरी दुनिया का केंद्र हैं। जब वहां के बुजुर्गों ने देखा कि एक बेटी कितनी दृढ़ता से अपने पिता के साथ खड़ी है, तो सबकी आंखें भीग गई। उनमें से एक वृद्धा बोली, काश हर घर में एक रिया होती। रिया ने अपने पल्लू से बाबूजी का माथा पोंछा, उनका बैग उठाया और उन्हें सहारा देकर गाड़ी तक लाई। घर पहुंचते ही रिया के पति राहुल ने दरवाजा खोला। वो भी जान चुका था कि रिया क्या करने जा रही है, और आज उसके चेहरे पर भी गर्व था कि उसकी पत्नी सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो एक संतान थी, और वो भी सबसे सुंदर रूप में। रिया का घर एक साधारण मगर सुसंस्कृत गृहस्थ का प्रतीक था। दीवारों पर दोनों माओं की तस्वीरें थी। पूजा घर में तुलसी का दिया जल रहा था। रिया ने उनके लिए विशेष कमरा तैयार किया। साफ बिस्तर, खिड़की से आती धूप, दीवार पर सुशीला जी की तस्वीर और पास ही एक रेडियो जिसमें पुराने गीत बजते थे। बाबूजी, अब ये कमरा सिर्फ आपका है, रिया ने मुस्कुराकर कहा। यहाँ सुबह चिड़ियों की आवाज आएगी और शाम को आपकी बेटी रिया की बातें। श्यामलाल जी चुपचाप मुस्कुराए। वो मुस्कान वो नहीं थी जो होठों पर होती है, वो मुस्कान मन की थकान के उतरने की होती है। तभी एक और आवाज आई, रिया बिटिया, बाबूजी आ गए। ये आवाज राहुल के पिता यानी रिया के ससुर जी की थी। वो वृद्ध थे, अकेले थे, और उनकी पत्नी यानी रिया की सासू मां कुछ वर्ष पूर्व ही अनंत यात्रा पर चली गई थी। रिया दौड़कर उनके पास गई। हाँ बाबूजी, आपके समधी जी आए हैं। अब आप अकेले नहीं रहेंगे। अब आपके साथ आपके समधी जी भी हैं। राहुल के पिता ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, बेटी, क्या तू दोनों की सेवा कर पाएगी? रिया ने बड़े सम्मान से जवाब दिया, बाबूजी, मेरी दोनों मां नहीं रही, इसलिए अब से आप दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। मेरे एक नहीं बल्कि दो दो बाबूजी हैं। एक ने मुझे जन्म दिया, दूसरे ने मुझे जीवन साथी दिया। अब दोनों की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। उस दिन रिया ने एक नई मिसाल कायम कर दी। एक ही घर में दो वृद्ध पिता, एक ससुर और एक जन्मदाता, और बीच में खड़ी एक बेटी जो ना बहू का धर्म भूली और ना बेटी का कर्तव्य भूली। अब रिया की दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह उठते ही वह दोनों बाबुओं की दवाइयां देती, उनके लिए गुनगुना पानी तैयार करती, नाश्ते में जिसको जो पसंद है वह बनाकर देती, फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती। घर में एक फुल टाइम मेड थी जिसको रिया सब कुछ बताकर जाती। छुट्टी के दिन कभी एक साथ रामायण पढ़ती, तो कभी दूसरे को पुरानी बातें याद दिलाती। एक शाम जब राहुल ने कहा, रिया, तुम थकती नहीं हो क्या? रिया मुस्कुरा कर बोली, नहीं, मैं नहीं थकती हूँ। दो पिताओं की सेवा में अगर थक भी जाऊं तो वो थकान भी आशीर्वाद बन जाती है। पड़ोस में अब रिया की चर्चा होने लगी थी। एक बेटी जो अपने पिता को वृद्धा आश्रम से लाई और अपने ससुर को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वही तो असली संस्कार हैं। लोगों ने पहली बार बहू और बेटी के रिश्ते को एक साथ जीवित देखा। अब घर में दो वृद्ध पुरुष थे, लेकिन कहीं कोई बोझ नहीं था, क्योंकि जहां सेवा में प्रेम हो वहां उम्र कभी भारी नहीं लगती, और जहां बेटी जैसी बहू हो वहां भगवान की कृपा नजर आती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
धन्यवाद दोस्तों।